Chapter 1 The Examination of the Ideal State एरिस्टोटल बुक 2 के चैप्टर 1 में आइडियल स्टेट्स का जायजा लेना शुरू करते हैं। वो पहले फिलोसोफर्स के आइडियाज को एनालाइज करते हैं, खासतौर पर प्लेटो की रिपब्लिक को, और देखते हैं कि क्या ये मॉडल्स वाकई एक बेहतरीन पोलिस बना सकते हैं या नहीं। एरिस्टोटल यहाँ प्लेटो के उस आइडिया से डिसएग्री करते हैं जहां वो कहते हैं कि गार्डियंस के लिए प्रॉपर्टी और फैमिली कॉमन होनी चाहिए। उनका कहना है कि ज्यादा यूनिटी, सब कुछ कॉमन कर देना, एक्चुअली पोलिस को वीकन कर देती है, क्योंकि सोसाइटी को चलने के लिए डाइवर्सिटी जरूरी होती है। अगर हर चीज और हर रिश्ता कॉमन हो जाए तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और लोग चीजों की परवाह कम करते हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक मोहब्बत और लगाव प्राइवेट ओनरशिप से पैदा होता है और पर्सनल रिलेशनशिप से स्ट्रांग होता है। जबरदस्ती की इक्वालिटी से ये चीजें पैदा नहीं होती। इसलिए वो कहते हैं कि अगर फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए और प्रॉपर्टी सबकी कॉमन हो तो पोलिस सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिफरेंसेस ही इमोशनल कनेक्शन पैदा करते हैं, मेहनत का मोटिवेशन देते हैं और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। और यही चीजें एक स्ट्रांग सोसाइटी और अच्छी सिटीजनशिप के लिए जरूरी होती हैं। चैप्टर 2 क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल चैप्टर 2 में कम्युनल प्रॉपर्टी पर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर होती है कलेक्टिव ओनरशिप के मुकाबले में। हाँ, वो ये भी मानते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह सब कुछ कॉमन कर देना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पैदा करता है। जैसे लोग चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, निगलेक्ट, मेहनत बराबर ना हो तो नाराजगी पैदा होती है और लोग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। उनका मशहूर पॉइंट ये है, जो चीज़ सबकी होती है अक्सर वो किसी की नहीं होती। एरिस्टोटल के मुताबिक प्राइवेट ओनरशिप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज पैदा होती हैं। जेनरोसिटी, दूसरों के साथ शेयर करना, स्टूवर्डशिप, जिम्मेदारी के साथ चीज़ों का ख्याल रखना। ये क्वालिटीज कम्युनल सिस्टम में कमज़ोर हो जाती हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक है कि लोग अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन ज़बरदस्ती का फुल कम्युनिज्म इंसान की मेहनत और इनिशिएटिव को कम कर देता है और उसकी पर्सनैलिटी को भी वीक करता है। एरिस्टोटल जोर देते हैं कि लॉज का काम यह होना चाहिए कि लोगों के अखलाक को बेटर बनाए, ना कि उन सिस्टम्स को खत्म कर दें जो अच्छे अखलाक पैदा करते हैं। इसलिए उनका फाइनल पॉइंट यह है, अच्छी पुलिस की बुनियाद शेयर्ड वैल्यूज है, ना कि शेयर्ड पोजेशंस। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बैलेंस के साथ और सोसाइटी के फायदे के लिए यूज करें, लेकिन उनसे ओनरशिप छीन लेना ठीक नहीं है। चैप्टर 3 द रोल ऑफ द फैमिली। एरिस्टोटल चैप्टर 3 में फैमिली या ओकिया की इंपॉर्टेंस को स्ट्रांगली एक्सप्लेन करते हैं और प्लेटो के उस आइडिया से डिसएग्री करते हैं जहां वो गार्डियंस के लिए फैमिली खत्म करने की बात करते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड और हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो नेचुरल रिश्ता होता है वो वर्च्यू डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। फैमिली ही वो जगह है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी जाती है, मोहब्बत और लगाव पैदा होता है और सोसाइटी स्टेबल बनती है। वो कहते हैं कि अगर फैमिली ही ना हो तो लोगों में लॉयल्टी नहीं रहेगी और किसी के लिए ड्यूटी का एहसास भी कम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के लिए सेम हो जाएंगे, यानी कोई खास रिश्ता नहीं रहेगा। एरिस्टोटल प्लेटो के कॉमन वाइव्स और चिल्ड्रन के आइडिया को फितरत के खिलाफ समझते हैं और कहते हैं कि ये मॉरल तरबियत के लिए नुकसानदेह है। उनका कहना है कि फैमिली से जो कुर्बत यानी इंटीमेसी और जिम्मेदारी यानी ऑब्लिगेशन पैदा होती है वो इंसान की पर्सनल ग्रोथ और सोसाइटी की यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि एजुकेशन पब्लिक होनी चाहिए ताकि सिविक आइडेंटिटी बने, लेकिन फैमिली ही असल जगह है जहां इंसान की इमोशनल और एथिकल तरबियत होती है और इस रोल को कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या आर्टिफिशियल सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकता। चैप्टर 4 क्रिटिक ऑफ द स्पार्टन कॉन्स्टिट्यूशन। एरिस्टोटल चैप्टर 4 में अब रियल लाइफ सिस्टम्स का जायजा लेते हैं और सबसे पहले स्पार्टा के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। वो मानते हैं कि स्पार्टा को लोग उसकी मिलिट्री डिसिप्लिन और सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से एडमायर करते थे। एरिस्टोटल भी ये बात मानते हैं कि उसका मकसद स्ट्रांग और ओबीडियंट सिटीजन्स बनाना था, लेकिन वो इसमें कई फ्लॉज भी पॉइंट आउट करते हैं। पहला, स्पार्टा सिर्फ वॉर पर फोकस करती है, पीस टाइम गवर्नेंस को इग्नोर करती है, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देती। दूसरा, स्पार्टा में औरतों की प्रॉपर तरबियत नहीं होती, ना ही उन्हें कंट्रोल किया जाता, जिसकी वजह से घर के अंदर लग्जरी और इनडिसिप्लिन आ जाती है जो पब्लिक लाइफ की स्ट्रिक्टनेस के अगेंस्ट है। तीसरा, ईफर्स मैजिस्ट्रेट्स का काउंसिल को बहुत ज्यादा पावर दी गई है जो सिस्टम को इम्बैलेंस करता है। चौथा, किंग्स और एल्डर्स को सेलेक्ट करने का तरीका भी फ्लॉड है। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्पार्टा इक्वालिटी का दावा करती है, लेकिन असल में प्रॉपर्टी कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है, जिससे इनइक्वालिटी पैदा होती है और वही लोग सियासत पर डोमिनेट करते हैं। इसलिए उनका फाइनल पॉइंट यह है कि स्पार्टा का सिस्टम मिलिट्री स्ट्रेंथ तो देता है, लेकिन सिविक वर्च्यू और बैलेंस अचीव नहीं कर पाता। यानी सिर्फ स्ट्रांग आर्मी होना काफ़ी नहीं, एक अच्छी पुलिस के लिए बैलेंस और एथिकल सिस्टम भी ज़रूरी है। चैप्टर 5 एग्जामिनेशन ऑफ क्रीट एंड कार्थेज। एरिस्टोटल चैप्टर 5 में दो और स्टेट्स का जायजा लेते हैं, क्रीट और कार्थेज।
सबसे पहले वो क्रीट को देखते हैं। उन्हें यहाँ स्पार्टा जैसी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम और पब्लिक डाइनिंग जैसा निज़ाम। लेकिन वो कहते हैं कि क्रीट में भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो स्पार्टा में थी। औरतों की प्रॉपर तरबियत नहीं और दौलत कुछ लोगों तक लिमिटेड हो जाती है, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। अब बात आती है कार्थेज की, जिसे एरिस्टोटल ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं कि कार्थेज का सिस्टम ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल है, क्योंकि ये मिक्स है मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का। एरिस्टोटल को ये बात पसंद आती है कि कार्थेज में सिर्फ बर्थ नहीं बल्कि मेरिट यानी एबिलिटी की बेस पर लीडर सेलेक्ट होते हैं, जिससे टैलेंटेड लोग आगे आते हैं। वो ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि लॉज फ्लेक्सिबल हैं और आम लोग भी गवर्नेंस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन वो वार्निंग भी देते हैं, अगर पोजीशंस पैसा देकर खरीदी जाने लगें तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। इन एग्जाम्पल से एरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि बेस्ट सिस्टम वो होता है जो डिफरेंट एलिमेंट्स का बैलेंस रखे, ताकि ऑर्डर भी रहे और लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो। यानी एक मिक्स्ड और बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन ही स्ट्रॉन्ग पोलिस बनाती है। चैप्टर 6 क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज लॉज। एरिस्टोटल चैप्टर 6 में प्लेटो की एक और किताब लॉज का जायजा लेते हैं। इस किताब में प्लेटो ने रिपब्लिक के मुकाबले में ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल दिया था, जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउ है और फैमिली सिस्टम भी मौजूद है। लेकिन फिर भी एरिस्टोटल को इसमें कई प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। सबसे पहले वो क्रिटिसाइज करते हैं कि प्लेटो का सिस्टम जिंदगी के हर छोटे डिटेल को कंट्रोल करता है, खाना, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट तक। एरिस्टोटल कहते हैं कि इतनी ज़्यादा रेगुलेशन इंसान की फ्रीडम और इनिशिएटिव को ख़त्म कर देती है। उनका कहना है कि लॉज का काम यह है कि कैरेक्टर को गाइड करें, लेकिन हर छोटी चीज़ में इंटरफेयर ना करें। वो प्लेटो के कुछ और आइडियाज़ को भी रिजेक्ट करते हैं, जैसे पॉपुलेशन लिमिट्स का कॉन्सेप्ट जो उनके मुताबिक प्रैक्टिकल नहीं है, और लैंड को इक्वल डिवाइड करना जो नेचुरल इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसा सिस्टम फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा। उनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कोई भी लॉ हर सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अगर सिस्टम बहुत रिजिड हो तो वो टाइम के साथ टूट जाता है। एरिस्टोटल के मुताबिक बेस्ट सिस्टम वो है जो फ्लेक्सिबल हो, बैलेंस्ड हो और इंसानी फितरत को समझकर बनाया गया हो। यानी थ्योरेटिकल परफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल और नेचुरल सिस्टम बनाना। चैप्टर 7 द नीड फॉर रियलिस्टिक लेजिस्लेशन। एरिस्टोटल चैप्टर 7 में ये एम्फसाइज करते हैं कि जो लॉ बनाने वाला होता है, लेजिस्लेटर, उसे लोगों की फितरत, हिस्ट्री और आदतों को समझना ज़रूरी है। वो प्लेटो से यहाँ मुख्तलिफ अप्रोच रखते हैं। प्लेटो आइडियल सिटीज़ डिज़ाइन करते हैं बिना इस बात के कि रियल सोसाइटी कैसी है, लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि इफेक्टिव लॉज हमेशा प्रैक्टिकल रियलिटी पर बेस्ड होने चाहिए। उनका कहना है कि पॉलिस मुख्तलिफ लोगों से मिलकर बनती है, सबके इंटरेस्ट्स अलग होते हैं, डिज़ायर्स अलग होती हैं और एबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। इसलिए लॉज का काम यह है कि सबको एक शेयर्ड गुड की तरफ ले जाएं, लेकिन उनकी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह सप्रेस ना करें। एरिस्टोटल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के कैरेक्टर के मुताबिक होना चाहिए और स्टेट की करंट कंडीशन के साथ अलाइन होना चाहिए। वो ये भी क्लियर करते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस सिर्फ थ्योरी या रीज़न से इम्पोज नहीं की जा सकती, बल्कि उसे सोसाइटी की आदतों और रिवायात, कस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना होता है। इसलिए उनका फाइनल पॉइंट ये है, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जो मॉरल गोल्स अचीव करे, लेकिन रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल तरीकों से, ना कि सिर्फ आइडियल सोच के जरिए। चैप्टर 8 लिमिटेशंस ऑफ आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल चैप्टर 8 में उन फिलोसोफर्स को रिजेक्ट करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटीज़ का ख्याल पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी सोच रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि इंसानी फितरत में ही टेंशन होती है। पैसा, वेल्थ, इज्जत, ऑनर और वर्चू के मामले में लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होना नेचुरल है और उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक अच्छी पॉलिटिकल सिस्टम का काम ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स मिटा दे, बल्कि उन्हें लॉज और इंस्टीट्यूशंस के जरिए मैनेज करे। वो प्लेटो के उस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं जहां वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली को ख़त्म करने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये अनरियलिस्टिक आइडियलिज्म है। उनके मुताबिक पॉलिटिक्स का असल मकसद है रियल कंडीशंस में स्टेबिलिटी लाना और लोगों को एथिकल जिंदगी की तरफ ले जाना, ना कि ऐसी परफेक्ट सोसाइटी डिज़ाइन करना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एरिस्टोटल का फाइनल पॉइंट यह है, सिर्फ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके, मॉडरेशन रखकर और नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करके ही कोई पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल और जस्ट रह सकता है। चैप्टर 9 द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट। एरिस्टोटल चैप्टर 9 में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। वो प्लेटो से इस बात पर अग्री करते हैं कि स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम एजुकेशन देना है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एजुकेशन हर सिस्टम के मुताबिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर एरिस्टोक्रेसी हो तो एजुकेशन का फोकस होना चाहिए नोबिलिटी और सर्विस पर। अगर डेमोक्रेसी हो तो फोकस होना चाहिए इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन पर। एरिस्टोटल कहते हैं कि पब्लिक एजुकेशन ज़रूरी है,
क्योंकि ये लोगों में एक शेयर्ड आइडेंटिटी पैदा करती है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास देती है। लेकिन वो ये भी वार्न करते हैं कि एजुकेशन ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि लोगों की कल्चर और आदतों के मुताबिक होनी चाहिए। उनका कहना है कि बेस्ट एजुकेशन वो है जो इंसानी फितरत को समझे, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करे और लोगों को एथिकल पार्टिसिपेशन के लिए प्रिपेयर करे। चैप्टर 10 पॉलिटिकल यूनिटी एंड प्लुरलिटी। एरिस्टोटल चैप्टर 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी का बैलेंस। वो कहते हैं कि यूनिटी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ एक हद तक, इतनी कि हार्मनी पैदा हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाए। अगर यूनिटी हद से ज़्यादा हो जाए तो लोग अपनी पहचान खो देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है और मॉरल डिफरेंस भी ख़त्म हो जाता है, जो कि पॉलिटिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि लेजिस्लेटर का काम ये नहीं कि सब लोगों को एक जैसा बना दे, बल्कि वन और मैनी के दरमियान बैलेंस क्रिएट करे, यानी सबको एक कॉमन गोल पर यूनाइट करे, लेकिन उनकी पर्सनल आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स को भी प्रिजर्व रखे। उनका कहना है कि पॉलिस एक नेचुरल सिस्टम है जो तब स्ट्रांग होता है जब मुख्तलिफ लोग, डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करें, ना कि सब एक जैसे बनकर मर्ज हो जाएं। यानी स्ट्रेंथ डाइवर्सिटी में है, ना कि पूरी सेमनेस में। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।